उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हरीश ठाकरान, नेशनल ट्रेनर, एक बार फिर से आप सब पार्टिसिपेंट सेशन में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही होगी, आप सब मुझे सुन पा रहे होंगे। तो प्लीज एक बार आप मुझे रिप्लाई कर दें अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आप सब पार्टिसिपेंट का इस सेशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और आज है हमारा जो सेशन वो है पार्ट 6 ऑफ कीवा 4G QMRA ट्रेनिंग। और पार्ट 6 में मैं आपको बता दूं पहले ही, मेनली आज हम जो स्टडी करेंगे, रिपोर्ट जुड़ी होंगी महिलाओं के स्वास्थ्य को लेके। मेनली हमारे आज की रिपोर्ट होने वाली है अबाउट गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो आप सबका इस सेशन में एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है। और डे 5 में हमने लास्ट में डिस्कस किया था अबाउट मेल सेक्सुअल फंक्शन, और उससे हम आज आगे बढ़ेंगे। और डे 6 में सबसे पहले आपके सामने जो रिपोर्ट कार्ड आएगा, वो रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने आने वाला है। और वो रिपोर्ट कार्ड जो है, वो रिपोर्ट कार्ड जुड़ा है किससे? वो जुड़ा है हमारी बॉडी में लेवल ऑफ कोलेजन क्या होगा। देखिए, पहला रिपोर्ट कार्ड डे 6 का है आपके सामने जो है, वो है कोलेजन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। ये रिपोर्ट कार्ड हमें बताता है, एक आइडिया देता है कि हमारी बॉडी में कोलेजन का लेवल क्या है, हो सकता है कितना हो सकता है। और जब बात आती है कोलेजन का, कोलेजन क्या है? कोलेजन बेसिकली एक हमारी बॉडी में प्रोटीन होता है जो क्या कहा जाता है दैट कोलेजन इज ए बाइंडिंग मॉलिक्यूल, जो हमारी बॉडी में काम करता है कि बाइंडिंग मॉलिक्यूल की तरह ये क्या करता है हमारी पूरी बॉडी में, इट वर्क एज ए कनेक्टिव टिश्यू, ताकि हमारी पूरी बॉडी का जो एक दूसरे के साथ जुड़ाव है वो बेहतर हो सके। और हमारी बॉडी के हर पार्ट में कोलेजन पाया जाता है, चाहे वो हमारी आंखें हो, दांत हो, हमारे बाल हो, त्वचा हो, हार्मोन हो, ब्लड सप्लाई हो, इम्यून सिस्टम हो, मसल
मसल्स की क्षमता हो, हमारी इम्यूनिटी हो हमारा नर्वस सिस्टम, सेक्सुअल सिस्टम या हमारी हड्डियां, हर एक बॉडी पार्ट में होता है कोलेजन। क्या है ये? ये एक ऐसा प्रोटीन है जो काम करता है एज ए कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर आप देखें कोलेजन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड को, अगर यहाँ पे नॉर्मल रेंज रहता है तो मतलब उस पार्ट में जो कोलेजन का लेवल है वो अगर नॉर्मल रहेगा तो वहां का जो ओवरऑल कनेक्टिविटी है, बॉन्डिंग है, वो बेहतर होगा। तो अगर हम बात करें रिपोर्ट कार्ड का, तो यहाँ पे सबसे पहले आईज, अगर हमारी आंखों के आसपास कोलेजन का लेवल कम हो जाता है, अगर आईज एरिया में कोलेजन लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है तो क्या हो सकता है? इसकी वजह से आंखों के आसपास आ जाते हैं रिंकल का प्रॉब्लम। जब भी आंखों के आसपास कोलेजन लेवल कम होगा तो आएगा आईज के आसपास रिंकल का समस्या। अगर बात करें हम दांतों में, अगर कोलेजन कम होगा तो क्या होगा? उसकी वजह से हमारे जो मसूड़े हैं उनमें होगा प्रॉब्लम, मसूड़ों में सेंसिटिविटी बढ़ेगी और प्रॉब्लम हो सकता है ब्लीडिंग गम का। तीसरा, अगर हमारे बालों में और त्वचा में कोलेजन कम होगा तो बालों का और त्वचा में बढ़ेगा बहुत ज्यादा ड्राइनेस, उसके अंदर जो रिजिडिटी है वो बढ़ेगा और उनका जो कोमलता है या लचीलापन है वो हो जाएगा कम। उसके अलावा अगर बात करें हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का या हार्मोन प्रणाली का, वहां पे अगर कोलेजन कम होता है तो उसकी वजह से हार्मोन का जो डिस्चार्जिंग उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर हमारी आर्टरीज में लेवल ऑफ कोलेजन कम हो जाता है तो उनका जो लचीलापन है वो बढ़ जाएगा और लचीलापन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, खास करके हमारी आंतों के अंदर अगर लेवल ऑफ कोलेजन कम हो जाएगा तो आंतों का जो पेरिस्टाल्सिस है, जिसको बोलते हैं क्रमाकुंचन, वो हो सकता है कम, उससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसी प्रकार अगर बात करें इम्यून सिस्टम का, मसल्स का, अगर यहाँ पे कोलेजन कम होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है और मसल के अंदर सोरनेस, टिंडरनेस या उसमें मसल पुलिंग समस्याएं बढ़ सकती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन का, अगर हमारे डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम में अगर कोलेजन कम हो जाता है तो क्या होगा? वहां से होगा इम्प्रॉपर क्लिनजिंग, जिससे बॉडी में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। उसके साथ साथ अगर बात करें महिलाओं के एग का या पुरुष के स्पर्म का, उनमें भी होता है कोलेजन फॉर देयर मूवमेंट, फॉर देयर फ्लेक्सिबिलिटी। उसके साथ साथ नर्वस सिस्टम में डेंड्राइटिस जो होते हैं, डेंड्राइटिस, वहां पे बहुत आवश्यक है कोलेजन का। और अगर बात करें हम हड्डियों का, हड्डियों में होता है एक बहुत शानदार कोलेजन जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्टिलेज, अगर वो कम हो जाता है तो हड्डियों का जो मूवमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी, वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो सिंपल सा पॉइंट ये है कि जिस भी बॉडी पार्ट में कोलेजन का लेवल कम होता है वहां पे बढ़ सकता है प्रॉब्लम। वहां का जो कनेक्टिव टिश्यूज है अगर वो पूरा नहीं होगा तो वहां का जो फंक्शन है वो प्रभावित हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में लेवल ऑफ कोलेजन शानदार बने और आपको मिले बेहतरीन स्किन का हेल्थ, आपकी आईज के आसपास रिंकल ना हो और पूरी बॉडी में रहे बेटर लेवल ऑफ कोलेजन, तो इसके लिए आप ले सकते हैं कोलेजन टॉनिक सिरप। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोलेजन लेवल को बढ़ाना तो इसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है विटामिन सी। उसके लिए आप ले सकते हैं विटामिन सी का टैबलेट, या आप ले सकते हैं आंवला कैप्सूल, या आप ले सकते हैं हिमालयन बेरी जूस, जो है बहुत शानदार सोर्स कोलेजन का। तो इससे मिलेगा आपकी बॉडी को बेहतरीन कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट रिपोर्ट कार्ड जो आपके सामने आता है, जो बहुत क्रूशियल है, महत्वपूर्ण है, वो रिपोर्ट कार्ड, उसका नाम जो है वो है गायनिकोलॉजी एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और जैसा हमने बात किया था, गायनिकोलॉजी मतलब कोई भी समस्या, कोई भी टर्म या कोई भी इश्यू जो जुड़ा है महिलाओं की हेल्थ को लेकर, उसको बोलते हैं गायनेकोलॉजिकल, यानी एक ऐसा ब्रॉड ये साइंस है जहां पे बात होती है महिलाओं के हॉर्मोन्स का, उनके हेल्थ का, उनकी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चरिंग का, वो कहलाता है गायनेकोलॉजिकल हेल्थ। तो जब बात आती है गायनेकोलॉजी का तो महिलाओं में या लड़कियों में खास करके जब स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर द एज ऑफ 13 और 14 इयर्स, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो क्या होता है, उसके साथ ही उनकी बॉडी में होते हैं बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस। और अगर हम बात करें फीमेल हार्मोन का, तो फीमेल हार्मोन यहाँ पे है पहला टेस्ट। अभी क्या होता है, जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन होता है, स्टार्ट होता है, तो क्या होता है, उसकी वजह से होते हैं 4 मेन हार्मोन का सिक्रीशन, जो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हैं 4 मेल फीमेल हार्मोन जो मिलके
अगर प्रॉपरली काम करें तो महिलाओं का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, एमसीज है, वो नॉर्मल होगा और रहेगा उनका बेहतरीन स्वास्थ्य। लेकिन जैसे ही महिलाओं में किसी भी वजह से, चाहे वो इन्फेक्शन हो, लाइफस्टाइल हो, खान पान हो, जब भी फीमेल हार्मोन में आता है फ्लक्चुएशन, तो वहां पे प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो 4 मेन हार्मोन है, उसमें है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन बनते हैं महिलाओं के ओवरीज के अंदर, और प्रोजेस्टेरॉन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये बनते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। तो ये मिलके क्या करते हैं, मिलके करते हैं कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो अगर किसी भी महिला में हार्मोन, जो फीमेल हार्मोन है, उनका लेवल अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। उनका एमसीज का जो टाइमिंग है वो अप डाउन हो सकता है, या मेंसेस में पेन ज्यादा हो सकता है, ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, और हो सकते हैं बॉडी में बहुत सारे दूसरे बदलाव। तो अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझें कि जो फीमेल हार्मोन है वो है हमारे 4 प्रकार के, जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो बनते हैं ओवरीज में और ब्रेन में, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड की हेल्प से बनते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो समझते हैं कि ये हार्मोन जो होते हैं इनका बॉडी में क्या रोल है और किस टाइम पे कौन सा हार्मोन एक्टिवेट होता है ताकि रहे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे पहले जब किसी महिला को मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होते हैं तो पहले 3 से 7 दिन क्या होता है, उस टाइम पे महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो गिर जाता है, वो कम हो जाता है। उसके साथ साथ पहले दिन से ही, जब एमसी स्टार्ट होती है तो पहले दिन से ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ताकि फिर से हो तैयारी एक नया अंडा बनाने का। तो क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है तो उसके बाद आता है ओवुलेशन फेज। यहाँ पे होता है ओवर सिक्रेशन ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और उससे बढ़ जाता है लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, जो हेल्प करता है अंडे के निर्माण में। और ये प्रोसेस हाई होता है टिल 14th डे, और अगर जो एग है वो हो जाए फर्टिलाइज तो एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है और बढ़ जाता है लेवल प्रोजेस्टेरॉन का। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी डाउन हो जाता है, गिर जाता है, और वो स्टार्टिंग सिग्नल है कि स्टार्ट करना है मेंस्ट्रुअल पीरियड्स को। तो हर एक स्टेज में होता है अलग अलग हार्मोन का अलग अलग लेवल। लेकिन जनरली बात करें, अगर किसी भी महिला में फीमेल हार्मोन में प्रॉब्लम है तो उनकी वजह से महिलाओं का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, उनका टाइमिंग डिस्टर्ब हो सकता है, और उससे हो सकता है महिलाओं में इनफर्टिलिटी का समस्या। तो अगर ये कम है तो प्रॉब्लम हो सकती है, नॉर्मल है तो होगा बेहतरीन स्वास्थ्य। उसके अलावा अगर फीमेल हार्मोन का लेवल अगर बढ़ जाता है तो ये भी है एक प्रॉब्लमेटिक साइन। अगर बात करें एस्ट्रोजन हार्मोन का, अगर इसका लेवल लगातार बढ़ा रहे तो मतलब इसकी वजह से हो सकता है महिलाओं में प्रॉब्लम सिस्ट का। महिलाओं में सिस्ट फॉर्मेशन जो बहुत कॉमन है होता है जब भी उनमें हो जाता है हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये है फीमेल हार्मोन कम होने से हो सकती है प्रॉब्लम। लेकिन अगर एस्ट्रोजन का लेवल लंबे समय तक बढ़ा रहे तो उससे प्रॉब्लम सिस्ट का हो सकता है। सेकंड इज गोनेडोट्रोपिन, मतलब वो एरिया जहां पे बनते हैं फीमेल हार्मोन, और महिलाओं का जो गोनेड्स है उसको बोलते हैं ओवरीज, जहां पे होता है निर्माण एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का, जो रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को और महिलाओं के हेल्थ को देते हैं कुछ शानदार सपोर्ट। अगर गोनेडोट्रोपिन का जो मेजरमेंट है वो नॉर्मल से कम हो जाता है तो मतलब प्रॉब्लम हो सकता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल में, उससे हो सकती है बहुत सारी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर ये बढ़ जाए तब भी प्रॉब्लम हो सकता है, खास करके सिस्ट फॉर्मेशन के चांसेस हो जाते हैं अगर ये हो जाए हाई। अगर हाई है तो इसके कारण हो सकता है सिस्ट का प्रॉब्लम, अगर लो है तो हो सकता है महिला में इनफर्टिलिटी या प्रॉब्लम इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तीसरा जो यहाँ पे टेस्ट है वो है प्रोलैक्टिन, और प्रोलैक्टिन एक ऐसा बेहतरीन शानदार फीमेल हार्मोन है जो बहुत आवश्यक है, खास करके अगर एक महिला किसी बच्चे को जन्म देती है उस टाइम पे उसके ब्रेस्ट में जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन। अगर एक महिला जिसने बच्चे को भी जन्म दिया है उसमें अगर हो जाता है लो लेवल ऑफ लैक्टिन तो क्या होगा,
उसमें होगा दूध का कम निर्माण और बच्चे का जो प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं है या वो नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में अगर बात करें प्रोलैक्टिन्स का, तो अगर किसी महिला के अंदर लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन कम हो जाता है, डाउन साइड है, तो उससे क्या होता है, उससे महिलाओं का जो सेक्सुअल डिजायर है, उसको बोलते हैं लिबिडो, वो कम हो सकता है और उनके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। लेकिन अगर प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसकी वजह से भी हो सकता है प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी का या बांझपन की समस्या हो सकती है। तो अगर किसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया है तो उसमें होगा हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। अगर महिला नॉर्मल है, उसने डिलीवरी नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है या बच्चे को जन्म नहीं दिया है, उस टाइम पे अगर होता है लो लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, तो क्या हो सकता है, उसके से हो सकता है लो सेक्सुअल डिजायर एंड लो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। उसके अलावा अगर ये हाई हो जाए तो इससे हो सकता है बांझपन की या प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी की समस्याएं बढ़ सकती हैं। फोर्थ इज प्रोजेस्टेरॉन, और एक बहुत क्रूशियल हार्मोन है महिलाओं के लिए। अगर बात करें नॉर्मली, अगर एक महिला जो प्रेग्नेंट नहीं होती, यानी जिसका जो अंडे से स्पर्म नहीं मिल पाता, तो क्या होता है, लास्ट के 5 दिन जब मेंसेस आने होते हैं उससे 5 दिन पहले लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हो जाता है डाउन, ताकि वो स्टार्टअप करवा सके मेंस्ट्रुअल साइकिल का। लेकिन अगर महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, तो उसमें बढ़ जाता है लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ताकि यूट्रस में बच्चे का इंप्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो सके और है नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो अगर बात करें प्रोजेस्टेरॉन का, तो एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर नॉर्मल प्रेगनेंसी, और महिलाओं को ये बचाता है बार बार मिसकैरेज की समस्या से। जिस महिला में होता है लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, उसमें बार बार हो सकता है समस्या मिसकैरेज का या गर्भपात का समस्याएं ज्यादा हो सकता है। इसका लेवल बेहतर है, अच्छा है, तो ये देता है एक बेहतर संभावना इम्प्लीमेंटेशन का, यानी इससे जाते हैं हाई चांसेस ऑफ कंसीविंग, और जो प्रेगनेंसी है वो भी नॉर्मली हो जाती है। तो इसका कम होना प्रॉब्लमेटिक है। अगर ये नॉर्मल है या हल्का सा ज्यादा है तो ये आपके लिए बहुत शानदार बेहतरीन हार्मोन साबित हो सकता है आपके प्रेगनेंसी के लिए और आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। नेक्स्ट इज वेजिनाइटिस कोएफिशिएंट। अब ये क्या है, वेजिनाइटिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ वेजाइना इज नोन एज वेजिनाइटिस, यानी किसी महिला को जब होता है वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन तो उसको बोलते हैं वेजिनाइटिस। तो अगर ये ज्यादा आता है तो मतलब ये इंडिकेशन है जो दर्शाता है कि महिलाओं में हो सकता है वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन, एंड दैट मे कॉज ल्यूकोरिया प्रॉब्लम, इचिंग एंड पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स की समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो अगर ये ज्यादा है तो चांसेस हो जाते हैं क्या होने का, ल्यूकोरिया होने का या होने का एब्डोमिनल पेन या इचिंग की समस्याएं बढ़ सकती हैं। अगर ये लो है तो है एक अच्छा सिम्टम। नेक्स्ट इज PID, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, और ये एक बहुत कॉमन समस्या है आजकल महिलाओं में, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, यानी पेल्विक रीजन के अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे वहां पे जो होता है इन्फ्लेमेशन, दैट इज वेरी वेरी पेनफुल। तो क्या होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं डायग्राम से, तो देखिए ये होता है महिलाओं में PID, ये जो एरिया है ना इसको बोलते हैं पेल्विक रीजन, ये एरिया। तो क्या होता है जब यहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा इचिंग बढ़ जाती है, पेट में दर्द की समस्याएं बढ़ जाती है, और होता है एक्सेसिव डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं ल्यूकोरिया प्रॉब्लम, और होता है ब्लीडिंग इन बिटवीन द मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, और बढ़ जाता है वजाइना में इन्फेक्शन, और अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो इससे हो सकता है महिलाओं में बहुत सारी समस्याएं। तो पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज एक इंडिकेटर है, अगर ये ज्यादा आता है तो मतलब महिलाओं को हो सकता है इन्फेक्शन का समस्या या हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेमेशन, और उससे उनका जो हार्मोन सिक्रीशन है वो भी प्रभावित हो सकता है, और उनको हो सकता है एब्डोमिनल पेन, स्वेलिंग और ल्यूकोरिया का समस्या। नेक्स्ट इज सर्विसाइटिस कोएफिशिएंट, जो आपको बताना है। सर्विसाइटिस मतलब जब भी महिलाओं को सर्विक्स रीजन के अंदर होता है इन्फेक्शन तो कहलाता है सर्विसाइटिस। और जब भी हम बात करते हैं महिलाओं के हेल्थ का तो सर्विसाइटिस एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन है। क्या होता है, सर्विस वो एरिया है जहां पे
खत्म होती है वेजाइना और स्टार्ट होता है दूसरे तो सिरे पे यूट्रस। तो क्या होता है, सर्विस में अगर इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से होता है बहुत ज्यादा समस्या डिस्चार्जिंग का, यानी हो सकता है प्रॉब्लम ल्यूकोरिया का, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स हो सकता है, और हो सकता है ब्लीडिंग इन बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर ये ज्यादा है तो इससे इंडिकेशन हो सकता है ल्यूकोरिया का या इचिंग का, पेन का, और हो सकता है ब्लीडिंग इन बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल। और लास्ट में है ओवेरियन सिस्ट कोएफिशिएंट, यानी ओवरीज के अंदर सिस्ट फॉर्मेशन, जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं में। अगर ये ज्यादा आता है तो इंडिकेशन है कि महिलाओं में ओवरीज सिस्ट की संभावनाएं ज्यादा हो सकती हैं। और जब बात करते हैं ओवेरियन सिस्ट का, तो क्या होता है, ओवरीज के अंदर जब भी कोई फ्लूइड लाइक सैक बन जाता है या कुछ सॉलिड पार्ट वहां पे आ जाता है, उसको बोलते हैं ओवेरियन सिस्ट। और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है सिस्ट का महिलाओं में। और डाटा की बात करें तो मोर देन 90% फीमेल हैव ओवेरियन सिस्ट प्रॉब्लम, खास करके महिलाओं में जब स्टार्टअप होने वाले होते हैं, क्या मीनोपॉज, यानी जब एज आता है 40 से लेके 45 के बीच का, उस टाइम पे हो सकते हैं हाई चांसेस ऑफ डेवलपिंग ओवेरियन सिस्ट। और अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो आमतौर पे तो इससे प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर ये बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, साइज बढ़ जाए, तो इससे क्या होता है, हार्मोन का सिक्रेशन हो जाता है प्रभावित, और वेजाइन जो ओवरीज से निकलने चाहिए हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वो प्रॉपरली नहीं निकल पाते, जिसके से महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है डिस्टर्ब, और एमसीज का जो टाइमिंग है वो जाता है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट। तो ओवेरियन सिस्ट के चांसेस जब बढ़ जाते हैं या हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, महिलाओं के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आती है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन का जो टाइमिंग है, वो कभी वो आता है बहुत जल्दी, कभी जाता है बहुत ज्यादा डिले। उसके अलावा होता है लो सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इसके से महिला में हो सकता है प्रॉब्लम इन कंसीविंग। तो किसी महिला में जब बढ़ जाते हैं चांसेस ओवेरियन सिस्ट होने का, तो वहां पे क्या होते हैं, महिलाएं के अंदर आ जाता है समस्या गर्भधारण करने में, और हो सकता है प्रॉब्लम उनको किसका, टाइमिंग ऑफ एमसीज में हो सकता है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, वो या तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, लगता है बहुत ज्यादा लंबा समय। सो दिस इज ऑल अबाउट गायनिकोलॉजिकल फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और अगर कोई महिला चाहती है कि उसकी गायनिकोलॉजिकल हेल्थ बेहतर बनी रहे, तो उसके लिए आप रेकमेंड कर सकते हैं, ले सकते हैं फेमिनाइन ड्रॉप के साथ वुमेन हेल्थ जूस, शी केयर टैबलेट और वुमेन हेल्थ पाउडर, ये देंगे आपको बेहतरीन शानदार सपोर्ट। उसके अलावा अगर प्रॉब्लम ल्यूकोरिया का है तो उसमें आप एड ऑन कर सकते हैं ल्यूकोरिया केयर, यूटीआई केयर, और साथ में ऐड कर सकते हैं पंचतुलसी, और पाप पा सकते हैं शानदार बेहतरीन परिणाम। लेकिन महिलाओं में अगर वेजिनाइटिस, पीआईडी या सर्विसाइटिस का संभावना ज्यादा हो, यानी बार बार महिला को इन्फेक्शन होता है, तो उसके लिए दे मस्ट कंज्यूम सिल्वर प्लस, क्योंकि वो एक बहुत शानदार है ए नेचुरल एंटीबायोटिक। तो ये है ऑल अबाउट गायनिकोलॉजिकल फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। इसके बाद अगला रिपोर्ट कार्ड जो आपके सामने आता है, वो रिपोर्ट कार्ड का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। जैसा कि नाम है, ये रिपोर्ट कार्ड देता है एक इंडिकेशन की महिलाओं का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, एमसीज है, उसका साइकिल कैसा हो सकता है। और इसमें पहला टेस्ट है बीटा हार्मोन। क्या होता है बीटा हार्मोन, इसको बोलते हैं 5 बीटा एस्ट्रेडोल फॉस्फेटेज। 5 बीटा एस्ट्रेडोल फॉस्फेटेज, ये वो हार्मोन है जो करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट। तो क्या होता है, जब एमसीज ऑन होते हैं, जब एमसी स्टार्ट होती हैं, तो होता है हाई लेवल ऑफ बीटा हार्मोन। और इसलिए कहा जाता है कि महिलाओं को जब एमसीज हो उस टाइम पे आप महिला का जांच ना करें। लेकिन उसके बाद अगर बात करें बीटा हार्मोन का, तो पहले 7 दिन इसका लेवल रहता है हाई, 7 से 21 दिन रहता है इसका नॉर्मल लेवल, और लास्ट के 7 दिन इसका लेवल हो जाता है डाउन। दिस इज अबाउट बीटा हार्मोन, इट रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर प्रॉब्लम आएगा तो एमसीज में प्रॉब्लम आने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्ट प्रोटीन, एक बहुत शानदार ये टेस्ट है, मेजरमेंट है, जो आपको बताता है क्या, ये आपको देता है इंडिकेशन कि महिलाओं का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, या उस मेंस्ट्रुएशन की वजह से जो होता है अंडे का निर्माण, वो अंडे का हेल्थ कैसा होता है, ये मिलता है हमें आइडिया रिफ्लेक्ट प्रोटीन से। तो क्या होता है,
जब भी हम बात करते हैं रिफ्लेक्ट प्रोटीन का, तो किसी महिला के अंदर अगर लेवल ऑफ रिफ्लेक्ट प्रोटीन ज्यादा आता है, बेहतर है, नॉर्मल से ज्यादा है, तो मतलब उसमें होते हैं हाई चांसेस ऑफ कंसीविंग। लेकिन इसका लेवल अगर लो है तो हो जाते हैं लो चांसेस ऑफ कंसीविंग। और जब होता है नॉर्मल लेवल ऑफ रिफ्लेक्ट प्रोटीन तो रहता है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर ये ज्यादा है तो मतलब हो सकती है ज्यादा संभावनाएं प्रेगनेंसी के होने का, और अगर कम है तो होंगी दिक्कतें। अगर नॉर्मल है तो रहेगा नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट इज फिब्रिनोजन, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है जो बताता है कि एमसीएस के अंदर लेवल ऑफ ब्लीडिंग कैसा हो सकता है। तो बात करें फिब्रिनोजन का, तो ये एक ऐसा हार्मोन है जो बनता है हमारे महिलाओं के लिवर में, और क्या करता है, इट कंट्रोल ब्लड कोएगुलेशन, यानी खून का जमाने में, थक्का जमाने में हेल्प करता है। तो अगर बात करें एमसीएस का और इसका क्या संबंध है, तो आमतौर पे जिस महिला में होता है लो लेवल ऑफ फिब्रिनोजन उसमें होता है हाई ब्लीडिंग। अगर होता है हाई लेवल ऑफ फिब्रिनोजन तो होता है लो ब्लीडिंग। तो अगर इसका लेवल नॉर्मल है तो रहेगा नॉर्मल ब्लीडिंग, अगर इसका लेवल हाई है तो होगा कम ब्लीडिंग, और अगर इसका लेवल डाउन है तो होगा हैवी ब्लीडिंग। दिस इज ऑल अबाउट फिब्रिनोजन। उसके बाद आता है सेडिमेंटेशन रेट। ये बहुत क्रूशियल टेस्ट होता है, खास करके अगर बात करें क्या होता है सेडिमेंटेशन, तो हम तो तौर पे इसको बोलते हैं क्या, परत बनाना या लेयर बनाने को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जैसे अगर हम क्या क्या करें, अगर आप बरसात के मौसम में जो पानी आता है नदी में, उसको अगर आप इकट्ठा करें और उसको एक साफ ट्रांसपेरेंट बाल्टी में या किसी टब में रखें, तो क्या होता है, शुरू में पानी होता है मिट्टी वाला गादला पानी होता है, लेकिन जैसे आप उसको रखते हैं तो क्या होता है, कुछ देर के बाद ऊपर पानी साफ हो जाता है और नीचे जाती है मिट्टी, यानी बन जाते हैं लेयर किसका, मिट्टी का और पानी को। उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। फॉर्मेशन ऑफ लेयरिंग इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो क्या होता है, जब बात आती है मेडिकल साइंस का, तो वहां पे होता है एक टेस्ट जिसको बोलते हैं ESR, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो देता है हमें एक इंडिकेशन की हमारे जो आरबीसीज हैं उनका हेल्थ कैसा हो सकता है। अगर हम बात करें ESR का, तो अगर ESR लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, इसके मतलब है कि हो सकता है हमारे ब्लड में या बॉडी में हाई इन्फेक्शन, और अगर लगातार लंबे समय तक बढ़ा रहे लेवल ऑफ ESR तो वो होता है एक प्राइमरी इंडिकेटर जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बॉडी में हो सकता है कैंसर का प्रॉब्लम। तो अगर बात करें यहाँ पे सेडिमेंटेशन रेट का और मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो जिस महिला में होता है हाई सेडिमेंटेशन रेट, अगर ये ज्यादा हो जाए तो ये संभावना है कि महिलाओं को हो सकता है प्रॉब्लम या इन्फेक्शन इन वेजाइना। उसके अलावा हो सकता है प्रॉब्लम उनके यूट्रस में या विजाइना में, और अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए, अगर वो बढ़ा रहे लगातार, तो इससे हो जाते हैं चांसेस कैंसर के हो जाने की। तो ये कम होना अच्छी बात, अगर ये ज्यादा है तो यह है एक प्रॉब्लमेटिक साइन जिसकी वजह से हो सकता है इन्फेक्शन या हो जाते हैं चांसेस ऑफ कैंसर। तो अगर किसी महिला का चाहती है महिला अपने मेंसेस को करना कंट्रोल, तो उसके लिए वो ले सकती है फेमिनाइन केयर ड्रॉप। उसके अलावा वो लें मेंस्ट्रुअल केयर टैबलेट या मेंस्ट्रुअल केयर सिरप, और लें लुकोरिया केयर अगर है प्रॉब्लम इन्फेक्शन का या डिस्चार्जिंग का। उसके बाद अगला रिपोर्ट कार्ड जो महिलाओं के लिए उसको है बोलते हैं ब्रेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। ये रिपोर्ट कार्ड देता है हमें एक इंडिकेशन की महिलाओं का जो ब्रेस्ट का हेल्थ है वो कैसा हो सकता है। इसमें अगर बात करें पहले टेस्ट का, तो वो है हाइपरप्लेशिया ऑफ मेमोरी ग्लैंड कोएफिशिएंट। हाइपरप्लेशिया मतलब, हाइपर मतलब ज्यादा, प्लेशिया मतलब ब्लू। तो क्या होता है, जब भी किसी भी वजह से अगर मेमोरीज ग्लैंड का जो ग्रोथ है वो बढ़ जाता है, तो क्या होता है, इसकी वजह से ब्रेस्ट के अंदर कई बार हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट या गांठें बन जाती हैं। तो अगर वो गांठ है बिकॉज ऑफ हाइपरप्लेशिया तो वो होती है नॉन कैंसरस, इससे कैंसर नहीं होता। तो अगर ये ज्यादा है तो इंडिकेशन है कि महिलाओं में हो सकता है ब्रेस्ट के अंदर सिस्ट का फॉर्मेशन जो होता है नॉन कैंसरस। सेकंड इज एक्यूट मेसेटाइटिस कोएफिशिएंट। ये क्या होता है, एक्यूट मतलब एकदम से बहुत जल्दी से हो जाए, मेसेटाइटिस ये क्या होता है, इसको बोलते हैं
इन्फेक्शन ऑफ ब्रेस्ट। तो क्या होता है, जब भी महिलाओं का ब्रेस्ट का जो निप्पल होता है उसके अंदर से अगर बैक्टीरिया वहां पे इन्वेड कर जाए, घुस जाए, तो उसकी वजह से ब्रेस्ट में हो जाता है इन्फेक्शन, उसको बोलते हैं एक्यूट मेस्टेटाइटिस। तो अगर ये ज्यादा आता है, नॉर्मल से ज्यादा है, तो इंडिकेशन है कि महिलाओं के ब्रेस्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की संभावनाएं ज्यादा हो सकती हैं, जिसकी वजह से होता है पेन, कठोरनेस बढ़ जाती है और कई बार पस फॉर्मेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट इज क्रोनिक मेस्टेटाइटिस कॉफिशिएंट। क्रोनिक मतलब लंबे समय तक अगर महिलाओं को बार बार ब्रेस्ट में इंफेक्शन होता है, खास करके बैक्टीरिया का, तो उसको बोलते हैं क्रोनिक मेस्टेटाइटिस कॉफिशिएंट। और ये कब होता है, ये होता है आमतौर पे महिलाओं को आफ्टर द एज ऑफ 35 टू 45 ईयर एज। क्या होता है, जब महिलाओं को कई बार होता रहे ब्रेस्ट में इंफेक्शन और उसको कंट्रोल ना करें, ठीक ना करें, तो उसके से हो जाता है क्रोनिक मेस्टेटाइटिस कॉफिशिएंट, यानी बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लंबे समय। तो इससे होता है आमतौर पे ब्रेस्ट में मवाद का फॉर्मेशन हो जाता है, पस बन जाता है और होता है बहुत ज्यादा पेन या स्वेलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ज्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, अगर कम है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन डिस्क्रेशिया कॉफिशिएंट, और एक बहुत क्रूशियल पैरामीटर है जो इंडिकेट करता है महिलाओं की ब्रेस्ट में क्या चांसेस हो सकते हैं कैंसर डेवलपमेंट के। अगर आमतौर पे हम बात करें किसी महिला में एंडोक्राइन डिस्क्रेशिया कॉफिशिएंट लगातार लंबे समय तक हाई रहे, बहुत हाई रहे, तो इसकी वजह से इंडिकेशन है कि हो सकता है ब्रेस्ट में चांसेस ऑफ कैंसर डेवलपमेंट, क्योंकि जब भी बढ़ता है एंडोक्राइन डिस्क्रेशिया तो इसकी वजह से होता है सिक्रीशन ऑफ TNF, यानी इसकी वजह से बढ़ जाता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का ग्रोथ, जिसकी इंडिकेटर है जो बताता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कैंसर का प्रॉब्लम। तो जब लंबे समय तक लगातार बढ़ा रहे इसकी लेवल, तो ये एक इंडिकेटर हो सकता है जो दर्शाता है कि महिलाओं में शायद हो जाए ब्रेस्ट कैंसर की संभावना। अगर ये नॉर्मल है तो रहेगा शानदार बेहतरीन ब्रेस्ट का स्वास्थ्य। लास्ट में फिब्रो एडेनोमा ऑफ ब्रेस्ट कॉफिशिएंट, यानी ब्रेस्ट के अंदर क्या स्टेटस है फिब्रो एडेनोमा का, यानी जो ब्रेस्ट है कई बार क्या होता है उसके अंदर फिब्राइट्स बन जाती हैं हल्की हल्की गांठें, और वो ऐसी होती हैं अगर उनको प्रेस किया जाए, दबाया जाए, तो वो अंदर छुप जाती है और पेन भी उनसे नहीं होता। तो बगैर पेन वाली जो गांठ है जो दबाने पे अंदर छुप जाती है और बाहर दिखाई ना दे, उसको बोलते हैं फिब्रो एडिनोमा। इसमें सिस्ट तो बन सकते हैं लेकिन ये होता है नॉन कैंसरस फिब्रो एडिनोमा। अगर ये नॉर्मल है तो होगा बेहतर हेल्थ, अगर ये हाई है तो हो सकता है ब्रेस्ट में सिस्ट का फॉर्मेशन जो होता है आमतौर पे नॉन कैंसरस। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेस्ट फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। तो कोई महिला अगर चाहती है कि उसके ब्रेस्ट में सिस्ट फॉर्मेशन ना हो और हमने उसको शानदार बचाव इन्फेक्शन से, तो उसके लिए वो यूज कर सकती है फेमिनाइन ड्रॉप, शिकेर टैबलेट के साथ अकाई जूस, गैनोडर्मा और पंचतुलसी, और पा सकती है शानदार बेहतर बचाव सिस्ट की समस्या से और रह सकती है और ज्यादा हेल्दी। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर डे 6, और उम्मीद करता हूँ कि आप जो कुछ आज शेयर किया उससे आपका जो अवेयरनेस है, अंडरस्टैंडिंग अबाउट गायनेकोलॉजिक हेल्थ, वो होगा थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर। तो ऐसे आप लगातार सीखें और चीजों को समझें बारीकी से, ताकि आप किसी भी कस्टमर को करें बेहतर तरीके से कन्विंस और पाए शानदार बेहतरीन परिणाम। सो दैट्स इट फॉर द डे 6। थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में जो होगा हमारा डे 7। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।